नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आज हम बात करेंगे छात्रों का प्रदर्शन, सरकार का इम्तिहान। छात्रों का गुस्सा, सरकार का कड़ा इम्तिहान। यूपी के प्रयागराज में अभ्यर्थियों का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों के धरने को आज तीसरा दिन है। वे मांग कर रहे हैं कि पीसीएस और आरओ एआरओ छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा एक दिन और एक शिफ्ट में आयोजित की जाए। रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं। इससे पहले प्रयागराज में धरना स्थल पर मंगलवार को ड्रम और नगाड़ों के शोर में ये नारा गूंजता नजर आया था कि जुड़ेंगे और जीतेंगे। भी अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आयोग पर तंज कसते हुए पोस्टर के जरिए पदों की रेट लिस्ट भी जारी की थी। इससे पूर्व मंगलवार सुबह पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे और उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि वह भी कभी प्रतियोगी छात्र रहे हैं, नियम कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि आयोग के सामने से उठें और उनके साथ सिविल लाइंस स्थित धरना स्थल चलें, क्योंकि इससे रास्ता बंद हो गया है और आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान सरकारी बैरियर व नामी कोचिंग का बोर्ड तोड़ने के आरोप में 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें 2 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपी हैं। इसके अलावा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने पर 10 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। देर रात तक उनसे पूछताछ की जाती रही। फिलहाल छात्रों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ प्रीलिम्स 2023 परीक्षार्थियों को परीक्षा को 2 दिन में 2 शिफ्ट में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का अभ्यर्थी पहले से विरोध कर रहे हैं। 11 नवंबर को फिर से इस फैसले के खिलाफ दिल्ली से लेकर यूपी तक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए और 1 डे 1 एग्जाम की मांग के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट की सिविल लाइंस थाने में यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान एक नामी प्राइवेट कोचिंग की होर्डिंग पोल पर चढ़कर उसको तोड़ने के आरोप में 2 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। खुद सिविल लाइंस थाने के एसआई कृष्णा मुरानी ने मुकदमा दर्ज कराया है। तो लगातार एक सवाल है जो सबके मन में है कि 16 लाख छात्रों की सुनेगा कौन। हम बात ज़रूर कर रहे हैं कि हम अब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हम करने जा रहे हैं। हम सारे सीटों पर एक साथ चुनाव कराने के लिए तो राज़ी है, लेकिन ये जो पेपर्स हैं इन्हें हम एक साथ नहीं करा पा रहे हैं। और ये पेपर ऐसा नहीं है कि हमारे साथ संवाददाता मधुर दरबारी प्रयागराज से लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। मधुर, अगर बात की जाए, और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मधुर, अभी आप जहां पर मौजूद है वहां पर लगातार मैं देख पा रहा हूं पीछे छात्र मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार 3 दिनों से धरना प्रदर्शन के बीच यूपीपीएससी का एक बयान आना कि आप किसी के बहकावे में मत आए। छात्रों ने अपील की थी 2 पालियों में पेपर कराने को। इसको लेकर
उसके अलावा कोई बयान नहीं आया। अगर हम बात करें संजय श्रीनेत की, तो उधर से वो उनकी तरफ से भी आधिकारिक तौर पर वो सामने नहीं आए हैं अभी तक। और लगातार जो छात्र हैं वो 2 पालियों में पेपर कराने की बात को टाल रहे हैं। उनका नहीं कराना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन से नुकसान होगा, जो क्वालिफाई नहीं भी कर सकता होगा वो उसमें क्वालिफाई कर जाएगा। मधुर, मधुर आप हमें सुन पा रहे हैं? मधुर आप हमें सुन पा रहे हैं? तो मैं सीधे सुनील त्रिपाठी के पास चलूंगा। सुनील जी, कई एक परीक्षाएं आपने भी दी होंगी, आप भी देखते होंगे, तब पर्चा आउट हो जाता था। अब तो पेपर लीक होता है, लेकिन उस वक्त जब आप लोग स्कूलिंग में होंगे तो पर्चा आउट हो जाता था, नकल बहुत चरम पे होती थी। तब ये कह रहे थे चलिए अच्छा पेपर, दूसरा पेपर ले लीजिए, उसी दिन तुरंत पेपर दे के पेपर करा दिया जाता था। या किसी वजह से पेपर अगर रुक गया है तो 2-4-5 महीने में पेपर हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, मुझे लगता है कि इस पेपर की तारीखों में भी बदलाव होने वाले हैं, ऐसा मुझे अंदर से अब लगने लगा है। तय तारीख पर ये पेपर नहीं होंगे। जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ये बता रहा है कि कितना उबाल भरा है उनके अंदर, वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को संयमित रख के कोई अपना घर छोड़कर आया है, किसी के पिताजी मजदूरी करके उसको पैसा भेज रहे हैं, 10-5 हज़ार रुपया वो लोग जोड़ के इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग की फीस दे रहे हैं। रात में मैं देखता हूँ कि फूड पार्टनर ऐप जो हैं उनके थ्रू वो डिलीवरी करते हैं। कोई बाइक टैक्सी चला रहा है रात में और दिन में कोचिंग जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि घर पे ज़्यादा लोड ना पड़े, और घर भी पैसा भेज रहा है। तो यही सब लोग वहाँ पर हैं। और सरकार को तो अब समय आ गया है कि यूपीपीएससी के जो चेयरमैन है संजय श्रीनेत, उनको अब तलब कर लेना चाहिए कि भाई जरा ये नीति हमें भी तो समझाओ, तो हम छात्रों के बीच जा तो सके। जब वो तरुण गाबा और जो डीएम हैं उनकी बात नहीं मान रहे, वो कह रहे मैं भी प्रतियोगी छात्र था, तो क्या आप भी यहीं आ जाइए। एक अभ्यर्थी ने उनसे कह दिया कि आप भी हमारे साथ बैठ जाइए सर। फिर सुनील जी, विशाल जी, आपने हमको 25 साल पहले फेंक दिया। आपने ऐसी बात छेड़ दी, मुझे अपने बचपन और शैक्षणिक जीवन की याद आने लगी कि हम लोग टाइम में पर्चे आउट होते थे। और मेरी समझ से इलाहाबाद बोर्ड जो है, मैं इलाहाबाद बोर्ड का विद्यार्थी रहा, 2 पेपर आते थे, एक पेपर एक्स्ट्रा आता था। अगर एन के प्रकार कहीं एक पेपर आउट होता था तो दूसरा पेपर उपलब्ध करा दिया जाता। और जो आप बात कह रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई अपना रात पैसे काम कर रहा है, हम लोग जिस दौर में थे उस दौर में 10 रुपए कीमत थी। और मैं खुद आपके चैनल कह रहा हूं, इंटर करने के बाद से ट्यूशन शुरू कर दिया था। उससे हमने कोचिंग चलाई है, क्योंकि परिवार के ऊपर बोझ न पड़े। उतना पिताजी की इनकम भी नहीं थी जिससे वो हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में पढ़ा सके। ये अच्छी बात है, जो आदमी स्वयं अर्जित धन अर्जित करता है वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता है, क्योंकि उसको मालूम है धन हम जो जेब में रखे हैं इतनी मेहनत से आया है, इसलिए उसका दुरुपयोग कतई नहीं करेगा, मेरी समझ है। देखिए, सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। अभी आपने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर लागू भी होता है देश में, तो क्या पूरे देश में एक ही दिन में चुनाव होगा? या हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है विधानसभा का, लोकसभा का, तो कई चरणों में संपन्न होता है। ऐसा तो नहीं कि अगर विधानसभा चुनाव आ रहा तो पूरे 75 जिलों में एक साथ हो जाएगा। तो ये देखिए, बहुत बड़ा गंभीर प्रकरण है। इस पर विद्यार्थियों को भी और आयोग को भी सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए और समझाने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं बैठे, लेकिन मैं भाजपा से कहना चाहूंगा कि योजनाएं उनकी बहुत अच्छी हैं, मैं सराहना करता हूं, लेकिन समझा नहीं पाते। क्या किसानों की बिल योजना हो, आपको वापस लेना पड़ा। आप कोई योजना, कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो जनता को समझा दीजिए, इससे आपको ये फायदे हैं, ये नुकसान है। तो रोड पर जनता भी नहीं आएगी, हमारे विद्यार्थी भी नहीं आएंगे। मैंने भी प्रतियोगिता परीक्षा दी है, वो लग रहा कि हम नौकरी छोड़ के इधर आ गए, लेकिन कंपटीशन मैंने कई दिए अपने जीवन में,
और परीक्षाएं आज भी दे रहा हूं, आपके चैनल बैठता हूं तो भी परीक्षा देनी पड़ती है हमको। कोई कहता भाजपा के हैं, कोई कहता सपा के हैं, कोई कहता तो काम यहाँ के हैं। परीक्षा तो में आपको परीक्षाएं पता जीवन- होता है ना, आप इस परीक्षा की बात करें, इस परीक्षा में तो आपको पता है ना कि कितनी देर बैठना, कितनी देर का एग्जाम होगा और रिजल्ट क्या आना है। जी, ये तो जनता बता देगी रिजल्ट। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये इस तरीके से बच्चों का, इस तरीके से इन विद्यार्थियों का, इन अभ्यर्थियों का इस तरीके सड़क पर आना, ये संकेत अच्छे नहीं हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर जो लोग हैं उनकी उम्र ही होगी 24, 25, 27, 28 साल, 30 साल। 30 साल वाले हों तो उन्होंने पुरानी गवर्नमेंट देखी होगी। ये देखिए, जो 2014 के बाद की जो बच्चे होंगे वो तो 24 ही साल के हैं जो पेपर दे रहे होंगे। उन्होंने सिर्फ मोदी की सरकार देखी है, सिर्फ मोदी जी की सरकार देखी है, तो वो तो सोच रहे कि ये कैसी सरकार है। यहाँ पे सरकार की पर डेंट पड़ रहा है, पार्टी पर डेंट पड़ रहा है, और अभी तक कोई ठोस काम नहीं। देखिए, हम अभी तक क्या देखते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती 5 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मामला। आरक्षण को लेकर तमाम अभी भी झंझटें चली रही हैं। अब एक ये नया मामला और आ गया, और मैं लिख के दे दूं कि इसकी तारीख फिर बदलेगी पेपर की, क्योंकि कोई अच्छा वही नहीं आया ना जवाब। कह रहे बहकावे में मत आइए, वो भी अच्छा बोर्ड भी अब बात करने लगा है तो राजनीतिक बात करने लगा है कि आप बहकावे में मत आइए, बरगला रहा है कोई आपको। अरे कैसी बातें होती हैं ये। अब मुझे लगता है कि अब पहले बोर्ड में जो रहे होंगे यूपीपीएससी के लोग, ये कम से कम बातचीत करते होंगे। ये तो बात ही नहीं हो रही है अब तो। सुनील जी, जिसके माध्यम से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकल आता है, लेकिन अगर हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे तो कोई समाधान उसका निकलेगा नहीं। जो हमारे बच्चे बैठे, छात्र बैठे हुए हैं, अगर इनके साथ संवाद स्थापित करके इनको अपनी समस्याओं से अवगत करा दिया जाए कि हम एक साथ परीक्षा कराने में हमको ये दिक्कतें आ रही हैं, तो मेरी समझ से ऐसा नहीं, सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं यहाँ, कोई सड़क छाप लोग नहीं बैठे हैं, कोई आईएएस तैयारी कर रहा हो, पीछे तैयारी, देश के कर्णधार लोग बैठे हैं यहाँ पे। अगर उनकी समझ में आता है कि आयोग सही बात कह रहा है तो ये धरना समाप्त हो गया होता। लेकिन अगर हर तरह से काम करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। उनके अधिकारियों को सामने आना चाहिए। जैसे अभी आप देखिए, कमिश्नर साहब का एक बयान चल रहा था, तो जो जनता से जुड़े हुए, जनता के भाव रखते हैं हृदय में, ऐसे अफसर हमेशा अपनी बात रख करके बड़े बड़े समस्याओं का समाधान करा देते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि नवनीत सहगल जी प्रमुख सचिव रहे, आप भी जानते हैं जी, मुख्य सचिव स्तर से रिटायर हुए, वो मुख्य सचिव नहीं बन पाए। अयोध्या में इतना बड़ा बवाल हुआ था, नवनीत सहगल भेजा गया और समस्या का समाधान हो गया। लखनऊ मैंने देखा कई से दंगे होते होते बचे, डीएम से यहाँ पहुंचे, समाधान हुआ, दंगा खत्म हो गया। तो अगर आप ऑफिस में बैठ करके कोई से चैलेंज करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। मैं मानता हूं कि एक साथ परीक्षा कराने में समस्या होती है, चुनाव में भी समस्या है और परीक्षा कराने में भी। पेपर जब एक साथ परीक्षा नहीं तो पेपर आउट हो जाता है। तो ये सब समस्याओं को रखना चाहिए और बच्चों की बात समझना चाहिए कि अगर बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके भविष्य सवाल है, उनकी परिश्रम सवाल, उनकी मेहनत सवाल है। इसमें जो आप कह रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो स्वयं पर निर्भीत हैं, स्वयं कमाते हैं, स्वयं अपनी जीविका को चलाने के लिए पढ़ते हैं और पढ़ाते भी होंगे। बहुत से बच्चे इसमें ऐसे होंगे। लेकिन सरकार की हठधर्मिता के मैं पक्ष में नहीं हूं। चाहे यहाँ के डिप्टी सीएम को या मुख्यमंत्री जी को स्वयं देखना चाहिए। अगर कोई प्रेरित कर रहा, चलिए राजनीति इस समय दौर है, चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो मैं इस बात से गुरेज नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर कोई प्रेरित कर रहा तो आप दूसरे पालिम गेंद को फेंकने का मौका मत दीजिए। आप इन बच्चों के साथ खड़े हुए और संवाद स्थापित कीजिए। चलिए, मैं सुनील जी रोकूंगा, हमारे साथ रजत मिश्रा भी आ गए हैं, सभा के प्रवक्ता, और साथ ही साथ राहुल पटेल हैं, छात्र हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, अगर अब तब तक मधुर के पास चलेंगे। मधुर, अभी आप जहाँ पर मौजूद हैं यूपीपीएससी के कार्यालय के बाहर, वहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो पीछे भीड़ अभी लगातार वैसी ही दिख रही है, और ये बहुत दिन बाद ऐसे प्रदर्शन हुआ है जहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से लोग बैठे हुए हैं और सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि हमारी मांगे मान ली जाए, और उन्हें कोई मतलब नहीं है। मधुर,
मैं बता दूं तो पिछले 3 दिन से यहाँ पे छात्र जुटे हुए हैं और अपनी मांगों को किसी शांतिपूर्ण तरीके से उठा रहे हैं। और ये बात सही है कि कोई नए नए तरीके अपना रहे हैं, कभी ढोल बजा रहे हैं, कभी खाने बजा रहे हैं, कभी कुछ बोतल बजा रहे हैं किस तरीके से। और वो चाहना चाहते हैं किस तरीके से लोक सेवा आयोग के जो सचिव है, जो उसके अधिकारी वहाँ तक उनकी बात पहुंचे, जो प्रशासनिक अधिकारी अमला है वहाँ तक और सरकार तक बात पहुंचे कि वो जो बात वो कहना चाहते हैं वो बात वहाँ पे पहुंचे। और उसके लिए खासतौर पर उनकी बस एक खासतौर पर मान है कि वो नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते कि नॉर्मलाइजेशन हो। उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन से जो है कहीं ना कहीं छात्रों को नुकसान ही होना है, क्योंकि ये एक तरीके से स्केलिंग पैटर्न पर ही आधारित है। पहले इसी तरीके की स्केलिंग हुआ करती थी, ठीक उसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन भी है। तो उसको लेकर के छात्र जो है जरूर यहाँ पे जो है विरोध प्रदर्शन पर दर्ज करा रहे हैं और पूरी रात यहाँ पे रुके हुए हैं। वो ठंड अब हल्के की यहाँ ठंड भी पड़ने लग गई है, तो सड़क के ऊपर लेटे हुए हैं, चाहे वो लड़के हों, छात्र हों या छात्राएं हों, सब वहाँ पे लगे हुए जुटे हुए हैं। अपनी मांग को, अपने भविष्य को लेकर वो कहीं ना कहीं अधर पे समझ रहे हैं, इसी को लेकर के यहाँ पे जुटे हुए हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 14 का भी हवाला दिया जा रहा है कि संविधान का जो आर्टिकल 14 है 14 है, वो राइट ऑफ सिक्योरिटी की बात करता है, समानता की बात करता है कि सबको जो समान अधिकार मिलना चाहिए। और अगर 2 शिफ्ट में 2 दिन में पेपर होंगे तो किसी का पेपर हल्का आ जाएगा, किसी का टफ आ जाएगा। इसको लेकर के सारे छात्र जो है काफी चिंतित हैं। और मैं आइए उसी बात को लेकर उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन कर रखा है कि नो नॉर्मलाइजेशन के लिए खास तौर पर यहाँ पे जो है करना प्रदर्शन। आइए मैं छात्रों से बात करता हूँ। आप लोग जो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या समस्या है आप लोग? समस्या ये है कि लाइसेंस होगा तो ये पेपर होता है, दोनों पेपर में अलग अलग बहुत सी संख्या दो दिन में कभी उस पे ही दे रहे हैं। जिस दिन संख्या ज्यादा होगी उस दिन में फायदा होगा, मतलब, और जिस दिन संख्या घट जाएगी तो नुकसान होगा। हफ्ते का 3-4 कोचिंग का अंतर आएगा, 15 ज्यादा कोचिंग करने वाला फिर हो जाएगा 3 कोचिंग करने। अच्छा, 2 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में हो रहा है तो क्या पहले पेपर लीक से भी जोड़ सकते हैं? पेपर लीक की इसकी समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं, तो आयोग का कहना है कि हम पेपर लीक हो रहा है उसको बचाने के लिए इस तरह का जो है अगर चाहे तो आयोग पेपर कोई लीक हो ही नहीं सकता है। प्राइवेट चलिए कुछ प्राइवेट से प्राइवेट सरकारी हो ये कैसे वो चला देंगे। अगर किसी प्राइवेट प्रबंधक होगा, अगर प्रबंधक के ऊपर ये हो जाएगा कि आपके हो जाएगा नहीं वो नहीं होगी तो सरकार की बातें करने बकवास है, एकदम गलत है। आप इधर आइए, आप क्या कहना चाहते हैं? नॉर्मलाइजेशन में क्या समस्या है? इधर नॉर्मलाइजेशन की समस्या है, कोई समस्या है आपको लग रहा है? कोई प्रॉब्लम आने वाले भविष्य में हम सबको काफी भविष्य में दिखाई दे रहा है। काफी नॉर्मलाइजेशन के देखिए पेपर का 27 तो 1 नंबर से आ रहे सीरियल तो 100% आ रहा है। ये देखिए ये हम इसको कहते हैं कि देश का ये स्टील फ्रेम है, ये स्टील फ्रेम में आप नॉर्मलाइजेशन करके बच्चों का भविष्य कहाँ धकेल रहे हैं? आप इस चीज को हमारा लगाइए। लेकिन हम लोग कहाँ कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन में हो सकता है, तो फिर एक दिन में एग्जाम कई फेजिस में होता है, ये फेजिस होता नहीं। और एग्जामिनेशन वाला मुद्दा है, इलेक्शन और एग्जामिनेशन में अंतर है। इसका एग्जाम्पल आप लोग दे रहे हैं, साथ में महाकुंभ का भी दे रहे हैं, तो इसमें करोड़ों बना सकते में परीक्षा कराई जा सकती है। इसको लेकर भी आपके छात्र आपके साथ कह रहे हैं। यहाँ कहने का ये मतलब है कि ये करा सकते हैं, लेकिन यहाँ कराने का मतलब है आरो का पहले से पेपर लीक हो गया, वो पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब उसमें क्या करना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन करके जो पहले का सीट बुक है उसकी फीस को वो करना चाहते हैं। अभी तक यहाँ मतलब नहीं हुआ है, आरो का जो पेपर हुआ है उनके एजेंसी का हुआ जाए तो पेपर कमाई ये तर्क देना कि और देखिए 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसमें से केवल 41 जिलों में जो है जो केंद्र दिया गया है, तो इसको लेकर भी आप लोग कहीं कोई आपत्ति है? समाज के जरिए 2-4 जिले छोड़ दिया गया। जिले में सरकारी समान विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय बनाया जाए तो सारे लगते। मतलब आपको लगता है कि 75 जिले में परीक्षा लिख जाते हैं आराम से होता है? आराम से हो जाएगा। तो लेकिन सरकार का कहना है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पर नकल होने की चांसेस है, इसलिए तो उन्होंने केवल 41 ये सरकार अगर ये प्राइवेट संस्थानों में परीक्षा पेपर आउट हो रहा है, अगर सरकार ये कह रही है इसमें सरकार का दोष है, क्योंकि सारी मान्यताएं सारी प्राइवेट बॉडी या गवर्नमेंट
है तो सरकार द्वारा संचालित है। सरकार अगर कह दे कि हम मान्यता रद्द कर देंगे जिस भी स्कूल से पेपर रद्द होता है, तो कोई स्कूल की हिम्मत नहीं है कि पेपर रद्द हो जाए। और जो ये कह रहे हैं कि सुझाव छात्रों से सुझाव सचिव मांग रहे हैं आयोग के, इनको ये समझना चाहिए जब ये सुझाव अब मांग रहे हैं, जब इन्होंने ये फार्मूला लागू किया तब सुझाव क्यों नहीं मांगे? सचिव का ये कहना है, जो यहाँ लोक सेवा आयोग के अधिकारी का ये कहना है कि जो भी हम कदम ले रहे हैं वो परीक्षार्थियों के पक्ष में ले रहे हैं, उनके हित में। तो परीक्षार्थियों से संवाद करके लेना चाहिए था ना। आज जिस संवाद की ये बात कर रहे हैं वो संवाद उस समय क्यों नहीं किया? आप जानते होंगे देश में कोई भी लॉ बनता है अगर पार्लियामेंट में, तो उसमें भी पहले लोगों की राय जानी जाती है, और जो लोग राय देते हैं आपको मालूम है कि लोक सेवा आयोग जब एक संवैधानिक संस्था है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, तो उसकी अपनी एक अलग कार्य प्रणाली है। उसके एक गोपनीयता उसकी होती है, उसमें वो किसी को जो है शामिल नहीं कर सकती। अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा करा रहा है और उसने भी कोचिंग संचालकों से और छात्रों से संवाद किया है, और ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब आयोग के अध्यक्ष पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट होने के नाते वो उनको चाहिए कि छात्रों से, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हमसे संवाद करना चाहिए। आज अगर हम उनको राय दे सकते तो उस समय भी हमसे राय मांगी जानी चाहिए, जो नहीं मांगी गई है। एक सवाल का आपका ये आंसर है सर कि अगर वो लोक सेवा आयोग गोपनीय संस्था है तो पेपर आउट कैसे हो रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। तो गोपनीय संस्था में पेपर आउट कहाँ से हो रहा है? पहली बार आपने जो बोला कि 41 जिलों में जो है एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया, लेकिन 2023 से पहले आप उठाकर देख लीजिए RO का जो सेंटर था वो 54 जो था डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाते थे, क्यों नहीं बना रहे हैं? आपको ये बताइए कि परीक्षा जो है लेट हो रही है, कई बार उसको जो टाला गया है उसको लेकर भी आपको कहीं कोई आक्रोश है? आक्रोश है, आक्रोश नहीं है तो हम लोग रोड पे 3 दिन से नहीं बैठे होते। आक्रोश से सभी रोड पे बैठे हैं, और ये हम लोगों को जो नई व्यवस्था पर ये परिवर्तन है इसका विरोध के लिए हम लोग बैठे हैं। ये सरकार ये आयोग हम लोगों को थोड़ी सी पीड़ा समझती तो हम लोग खुले आसमान में यहाँ रात में सो रहे हैं, थोड़ी दोपहरिया में धूप में बैठे हैं। अगर हमारी पीड़ा समझते हमारे हित में कार्य करते हैं तो अब तक ये निर्णय दे दी होते, नोटिस आ गई होती कि अब क्या नाम है, क्या ये व्यवस्था काफी आए थे यहाँ पे आपसे बात करने के लिए, क्या बात हुई? कोई आश्वासन नहीं दिया। चलिए मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। हम लोग बात कर रहे हैं छात्रों का गुस्सा, सरकार का कड़ा इम्तिहान। अब आएंगे फिर राजनीतिक दलों से भी इस पर चर्चा करेंगे कि आप लोग के मुद्दे तो इस पर बहुत रहते हैं, लेकिन धरातल पर आप लोग भी मूल मुद्दों को छोड़कर अलग ही लाइन पर चुनाव लड़ते हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। 2 छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक NSUI का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रिंस प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है, और राहुल पटेल, दोनों छात्र हैं। पहले राहुल पटेल का रुख करेंगे। राहुल पटेल, नॉर्मलाइजेशन का ज़रा मुझे मतलब बता दीजिए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए ना, थोड़ा क्लियर हो जाए उन लोगों कि छात्र क्या सोच रहे हैं इसको लेकर। राहुल अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए राहुल, जिससे आपकी आवाज़ सुन पाए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है जी, लेकिन वो सरकार द्वारा गवर्न होते, सरकार ही उन लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अब कहीं ना कहीं अभी RO की परीक्षा जो टली थी, योगी जी के ट्वीट से ही टली थी, और जो छात्रों को न्याय मिला, आस और विश्वास उम्मीद जो है उनको योगी जी से है। और ये संजय सिंह जी जो ये कुछ नहीं कर पाएंगे और इनको कुछ लेना देना नहीं है। छात्र आज लगभग 3 दिनों से देख रहे हैं, भारी तादाद में यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, रात दिन अपने खून पसीनों को सुखा रहे हैं, लेकिन ये सरकार, ये लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संजय श्रीनेश जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ये छात्रों के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं, छात्रों के सपनों पर कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। छात्र बड़ी उम्मीद से अपने घर परिवार से आता है, गोरखपुर से गाजियाबाद तक, बलिया से लेकर बरेली तक, बांदा से लेकर बुंदेलखंड के छात्र, और पूरे देश में आप देखिए लखनऊ में आंदोलन हो रहा है, दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, और जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में चल रहा है, प्रयागराज में, ये आंदोलन भीषण रूप ले चुका है। छात्रों की मांग है कि जब तक 1 शिफ्ट 1 एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हमें कुछ मंजूर नहीं है। तो मैं भी एक शेर है, कहा जाता है कि न होती बारिश तो पत्थर हो गए होते,
ये लहलहाते खेत सारे बंजर हो गए होते, अगर अदब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लिए होते तो गवर्नर हो गए होते। तो योगी जी से विनम्र अनुरोध है और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है और यहाँ के अध्यक्ष संजय सिंह से अनुरोध है कि छात्रों की वाजिब बात मान ली जाए और उनके 1 शिफ्ट 1 एग्जाम की बात मान ली जाए। नहीं ये छात्र कब क्या कर देगा आने वाले दिनों में कुछ पता नहीं है, क्योंकि छात्रों के अंदर भारी आक्रोश है, छात्रों के अंदर भारी गुस्सा है, भारी दबाव है। छात्रों के ऊपर देख रहे हैं ना, उनको खाने की सरकार व्यवस्था कर रही है, न पानी पीने की जो भी व्यवस्था कर रहे हैं उनके सीनियर कर रहे हैं, उनके साथी कर, उनके मित्र कर रहे हैं, उनके चाहने वाले कर रहे हैं। ये छात्रों के साथ धोखा हो रहा है, ना इंसाफी हो रही है। छात्र अपने हक अधिकार को लेना जानता है, लड़ना जानता है। सड़कों पर आज तीसरा दिन है, बताइए छात्र वहीं सो रहा है, रात में भी सो रहा है, कहीं दरी बिछा के तो कहीं चटाई बिछा के छात्र सो रहा है, और छात्राएं बेचारी रात दिन वहीं अपने भाइयों का साथ देने के लिए तैयार है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। यही कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग आज बेटियों की बात नहीं सुन रहे हैं, नारियों की बात नहीं सुन रहे हैं, और नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग बेटियों और बेटों की बात नहीं सुन रहे, तो किसकी बात सुनेंगे। हम यही कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से कि छात्रों की वाजिब जो मांगे हैं उसको मान लिया जाए। चलिए, हमारे साथ प्रिंस प्रकाश भी हैं। प्रिंस साहब भी कल के प्रदर्शन मुझे लगता वहाँ पर थे जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे साथ बीजेपी के नेता डॉक्टर अरविंद सिंह जी भी आ गए हैं। चलिए प्रिंस, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। आप कैसे देखते हैं छात्र लगातार, मैं नीट पर भी हम लोग साथ में बैठे हैं, कई बार हम लोग ने इस पर डिबेट की, नीट हो गया, नेट हो गया, टेट हो गया, सब पे बात की है, लेकिन कहीं पेपर आउट नहीं तो पेपर डिले है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, जिससे नुकसान तो छात्रों का ही हो रहा है ना, उनके भविष्य का हो रहा है। मान लीजिए किसी को उम्मीद थी कि भाई मैं 2023 वाला ये कर ही लूँगा और वो इस साल ओवर एज हो रहा हो, तो वो तो बेचारा पूरी जीवन देने के बाद अगर नहीं किसी की किस्मत काम कर गई और इसी बार उसके में भला होना लिखा होगा तो ये भी नहीं हो पा रहा है अब तो। प्रिंस, देखिए, भाजपा सरकार में लगातार छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, ये कोई कहने की बात नहीं है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये सरकार इतनी भी संवेदनशील नहीं है कि ये छात्रों को मुद्दों को समझे। ये बात में पेपर कैंसिल कर देंगे, लीक होने के बाद कहेंगे हम कमेटी बैठा रहे हैं, हम जांच करवा रहे हैं। अच्छा, कमेटी में बैठाने में और जांच कराने में कितना समय लगता है? सरकार समय पे समय देती है, और उसमें सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि छात्रों को स्पेस नहीं दिया था उन कमेटी में। छात्रों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, उनके लिए एक ऑफिस में कुछ सीनियर मोस्ट अधिकारी और मुख्यमंत्री साहब, उनके कुछ मंत्री बैठ के फैसला जारी कर देते हैं, और छात्रों की कोई राय नहीं ली जाती है कि भाई क्या असल में इस पे उनके हित में लिखा जा रहा है या उनका भविष्य तय किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन की आज बात है, देश का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, प्रदेश का बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। जी बिल्कुल हो गया है। आप जब सबसे पहले जब पेपर लीक होता है और पेपर बार बार टलता है, तो जो छात्र जिनकी उम्र दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उनके मन में हताशा और निराशा छा जाती है। क्यों? क्योंकि वो दिन पे दिन कंपटीशन के बाहर होते जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी परेशानी का सबक बन जाता है। दूसरा, जब आप एक ही पद को देने के लिए आप 2 बार पेपर कराएंगे, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप दोनों बार अलग अलग पेपर कराएंगे, किसी में मुश्किल पेपर का सवाल हो और किसी में आसान हो। तो ये छात्र के ऊपर डिपेंड करता है। जो वो पढ़ता है उसको लगता है कि वो आसान है, जो वो नहीं पढ़ा है वो मुश्किल लगता है उसको। तो छात्रों को लगेगा कि भाई ये तो उनका पेपर आसान आ गया था इसलिए वो अधिकारी बन गए, हम नहीं बन पाए। तो एक मन में टीज रह जाएगी, और सरकार इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है। 3-4 दिन से लगातार छात्र बैठे हुए हैं इसी मुद्दे को, आरओ का मामला लेके। पिछले बार भी कितना बवाल हुआ, इस लखनऊ से लेके इलाहाबाद तक पूरा छात्रों ने घेराव किया, हर चीज किया, तब भी सरकार नहीं जगी, अब भी सरकार नहीं जग रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार आखिर काम किसके लिए कर रही है? वो छात्रों के लिए कर रही है। जो 24 का मुद्दा बना था, आपने अगर जो रिजल्ट देखा होगा लोकसभा 2024 का, तो छात्रों ने वो आक्रोश अपने वोट में दिखाया है। योगी जी को ये बात समझनी चाहिए कि अगर जो हम छात्रों के लिए काम करेंगे तभी उनसे हम उम्मीद रखें कि हमें वोट देंगे। हम बटोगे तो कटोगे इस नारे से काम नहीं चला पाएंगे। अब छात्रों ने भी एक नारा दिया, आपने सुना होगा, ना बटेंगे ना हटेंगे, यहीं डटेंगे और इनकी सरकार को हटाएंगे। ये छात्रों की तरफ से लगातार नारा आ रहा है। हम लोग रोज देख रहे हैं भारी पुलिस, मतलब आज ये है ना कि जो पुलिस के जवान है उन्हीं को जवानों के सामने खड़ा कर दिया गया है। देश के जो देश के आगे भविष्य है उन पर मुकदमा लाया जा रहा है।
सरकार प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर रही है, ढूंढ रही है कि इनको कौन लीड कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बनाने का कार्य कर रही है, उनके माँ बाप को, उनके परिवार पे दबाव बनाने का कार्य कर रही है, मुकदमे लाने का कार्य कर रही है। तो आखिर सरकार कब तक इन सारी चीजों के प्रति अपना तानाशाही रवैया दिखाएगी? सरकार को एग्जाम कराना है, सरकारी पद है, वो भी कल को जो लड़के एग्जाम निकालेंगे, जो लड़कियां एग्जाम निकालेंगी, वो आपकी सरकारी के काम करेंगी, वो आप ही के पॉलिसी पे वर्क करेंगे। आप उन्हीं को लाने के लिए आप इतना प्रताड़ना उनकी कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? जी चलिए जरा मैं जी रजत मिश्रा के पास चलूंगा। रजत, आज अखिलेश यादव को मैं सुन रहा था, चलिए मैं तो उनको मैंने दो चीज़ें उनकी निकाली। उन्होंने कहा कि ये सरकार, ये कलयुग चल रहा है और यहाँ सब उल्टा पुल्टा होता है। जिन्हें कम बोलना चाहिए वो ज़्यादा बोल रहे हैं और जिनको पेपर देना चाहिए वो सड़क पर ड्रम पीट रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने बयान दिए। प्रयागराज की बात कही कि ये सरकार अब पेपर भी नहीं करा पा रही है, ना जाने किसकी सरकार है ये, और अब इसको जनता जवाब देगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अगर मान लीजिए आप आ जाएंगे तो क्या ऐसा ही काम होगा? क्योंकि ये कोई विधायक सांसद नहीं कर रहा है, ये काम जो हो रहा है ना, एक ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा आदमी कर रहा है। ये मतलब उनकी टीम है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए छात्र नेता आप भी रहे, रजत जी, सुनील जी भी रहे हैं, मुझे लगता है डॉक्टर अरविंद सिंह भी रहे ही होंगे। तो एक कमेटी बनती है, चाहे वो जिले की डिसिप्लिन कमेटी हो, इसमें अलग अलग वर्ग के लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। छात्र थे, कुछ जो सीनियर मोस्ट छात्र आपको पता हो, जो लगातार इस तरीके के मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, उनको बुला लेते, एक बार डिस्कस कर लेते कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। नहीं किया। अगर सरकार आपकी भी होती ना तो भी यही होता, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पे लगाम कहाँ है? ब्यूरोक्रेसी तो भाग रही है अपने हिसाब से। रजत जी जी हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करें। जी 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 विशाल जी, देखिए पहली बात, सब कल भी बात हो रही थी जी, हम लोगों ने अभी चर्चा इससे हुई कि जिस तरीके से जो है छात्र इस समय सड़क पे है, ये बहुत ही निंदनीय है। उस पर लाठीचार्ज हो रहा है, रैपिड एक्शन फोर्स लगाई जा रही है। जो छात्र जो है समाज का निर्माता होता है, देश का निर्माता होता है, प्रदेश का निर्माता होता है, आज वही सड़क पे उतरा हुआ है और उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उस पर देखा किया जा रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय है। दूसरा चीज, आयोग का गठन हुआ है, आयोग के जो अधिकारी हैं वो स्वच्छंद होकर के काम नहीं कर पा रहे हैं। या केवल मैं इस आयोग की बात नहीं करूंगा, मैं किसी भी डिपार्टमेंट की आज मैं बात करूंगा कि वो स्वच्छंद रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके ऊपर उनके ऊपर जो है सरकार शिकंजा जो है अपना जमाए हुए है और सरकार के इशारे पे ही अधिकारी इस समय काम कर रहे हैं। चाहे आप पुलिस प्रशासन को ले लीजिए, चाहे आप केडीए ले लीजिए, नगर निगम ले लीजिए, कोई भी आप जो है विभाग ले लीजिए, सारा विभाग, सारा तंत्र जो है वो इस समय जो है सरकार के इशारे पे ही काम कर रहा है। कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहा है। हाँ, एक तरफ हम कहते हैं कि अधिकारी बेलगाम हो गया है, तो अधिकारी बेलगाम हो गया है, लेकिन वो इशारे पे सरकार के ही काम कर रहा है। वो सरकार का जो इशारा है कि आप बेलगाम होकर के काम करिए, और वो बेलगाम होकर के किसके लिए काम कर रहे हैं? ये सरकार के लिए काम कर रहे हैं। और किसके विरोध में काम कर रहे हैं? वो आम जनमानस, जो सीधे सीधे इशारा है कि हिंदू कौन है। अब आप बताइए, समझिए कि हिंदू की परिभाषा इस समय वो है कि जो भाजपाई है वो हिंदू है, जो भाजपाई नहीं है वो हिंदू नहीं है। अब जो किसान पे गोलियां चला रहे हैं वो किसान हिंदू नहीं है, वो खालिस्तानी है। जो जवान उनकी बात नहीं मान रहे हैं वो पाकिस्तानी है। जो छात्र नौजवान अपना हक मांग रहे हैं वो गुंडे हैं, बदमाश हैं। तो ये आप हिंदू को भी तो हिंदू नहीं मान रहे हैं ना, आपने उसकी भी परिभाषा बदल दी है। तो जो भी कृत्य हो रहे हैं सरकार अच्छा, कैसे जाते हो आप लोग? आप लोग कह रहे हो इतना हिंदू नहीं मान रहे हैं, आप लोग से भी मिल जाते होंगे ना? आप तो लगे हो कई बार ड्यूटी में, कल मैं आपको देख भी रहा था, कहीं पे आप जा रहे थे बड़ा नारा लगा के। तो आपसे लोग कहते नहीं कि आप कुलीन ब्राह्मण और दुनिया और दारी और आप समाजवादी पार्टी को लड़ा रहे हो? कहते होंगे ना? आप जिस तरीके की बातें करो तो यही लगता है कि आपसे लोग कह देते होंगे कि आप हिंदू हैं। क्या आपके एक विधायक को कह भी दिया गया? आप ही के विधायक को कहा भी गया फोन कॉल पे? नहीं तो सर, अरे विशाल जी, तो हम तो हिंदू है ना, हम हिंदू से अलग थोड़े ना है। मैं तो कहता हूँ कि मैं आज जनेऊदारी में ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं भाजपा में तो नहीं हूँ ना। लेकिन इसलिए भाजपा वाले मुझे भी कहेंगे कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं उनकी कैटेगरी में नहीं आता हूँ, मैं हिंदू के उनकी लिस्ट में नहीं हूँ। मैं पता नहीं मुझे वो किस लिस्ट में रखेंगे। तो वो परिभाषा ही बदल दी गई है। वो जो उन्होंने जो सर्टिफिकेट बनवाए हैं राष्ट्रवाद के और हिंदूवाद के, वो सर्टिफिकेट केवल भाजपा के पास है, वो आरएसएस कार्यालय से जो है जारी किए जा रहे हैं।
वही हाल है कि छात्र बैठे हुए हैं, छात्रों के ऊपर अन्याय हो रहा है। अरे भाई, एक दिन में परीक्षा कराइए ना, पहले नहीं होता था परीक्षा। आप महाकुंभ कराने जा रहे हैं, दर्शनार्थी आएंगे, दर्शनार्थी को घर तक छोड़ने जाएंगे, सारी व्यवस्था। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 3 करोड़ से ऊपर की व्यवस्था है, 5 करोड़ की। यहाँ पे तो 7 लाख ही है। आपको क्या दिक्कत आ रही है भाई? आप उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे? नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया मैंने कल समझाया कि अगर 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, एक को 80 नंबर मिल रहे हैं, एक को 110 नंबर मिल रहे हैं, एक को 90 नंबर मिल रहे हैं। आप 80 वाले को 20 नंबर एक्स्ट्रा दे दोगे, 30 नंबर एक्स्ट्रा दे दोगे, 90 वाले को 20 नंबर एक्स्ट्रा दे दोगे। अरे भाई, क्यों बराबर कर दोगे? हो सकता है कि कोई पेपर हमारे लिए सरल हो, कोई पेपर किसी के लिए कठिन हो, तो आप सबको एक कैटेगरी में कैसे रख सकते हैं? जो अच्छा बच्चा होगा उसका नुकसान होगा ना। आप उसको उस दृष्टि से देखिए कि कोई पेपर की कैटेगरी अलग अलग होती है, वो किसी के लिए आसान होता है, किसी के लिए कठिन होता है, तो आप उसको उसी क्रम में रखिए। कंबाइंड मेरिट कैसे आएगी? बड़ा सवाल तो है, कंबाइंड मेरिट कैसे इशू करेंगे? कंबाइंड मेरिट ही नहीं बनेगी फिर तो। हाँ, नहीं हो सकता है तो, लेकिन अब वो उनको नहीं समझ में आ रहा है ना। ये आप देखिए कि नीचे से लेकर के, एकेडमिक से लेकर के कंपटीशन तक, या कहीं पे भी आप देख लिए शिक्षा की हालत क्या है। जो इन्होंने नीति लागू किए है, उसने शिक्षा पूरी व्यवस्था को चौपट करके रख दिया है सर। सीबीएसई, उसमें आप कहां पे किस तरीके से आप और क्या दिमाग लेकर के, क्या सोच लेकर के जो है आज हमारा युवा आगे जा रहा है। आप वो आगे देश चलाएगा, वो अधिकारी बनेगा, आप किस लेवल से उसको जो है आंक रहे हैं। नीति के तहत आप मतलब इतनी खराब तो जो है शिक्षा व्यवस्था हमने आज तक नहीं देखी। हम लोग यूपी बोर्ड के पढ़े हुए हैं, 80% मतलब 80% तो बहुत बड़ी चीज थी, 60% लाने में हालत खराब हो जाती थी। आज 90% मार्क्स जो है बढ़ रहे हैं। तो ये आप मतलब एक बहुत ही शिक्षा का जो इन्होंने चरमरा करके रख दिया है उसका ढांचा, तो छात्रों के ऊपर ये बहुत गलत तरीके से थोपा जा रहा है ये एग्जाम। और पीछे देखिए, ये लीकेज की सरकार है। हमने कहा कि ये कोई भी पेपर जो इन्होंने एनटीए बनाया वो भ्रष्टाचार का अड्डा है, वो कोई संस्था नहीं है। वो केवल यही है कि आप परीक्षा उसको जो है परीक्षा का अरेंजमेंट करिए, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आएगा और ना ही उस पर कोई भर्ती होगी। वो परीक्षा होने से पहले या तो लीक हो जाती है या होने के बाद खराब हो जाती है। वो परीक्षा को मिलाकर के रद्द हो जाती है। पिछले 7 साल में ये अपने आंकड़े दें कि भाई हमने इतने भर्ती करे, इतने रोजगार दिए स्टूडेंट को, लेकिन इसके पास कोई आंकड़ा नहीं है। तो ये बहुत खराब व्यवस्था है। ये सरकार हर मुद्दे पे फेल है, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो। आप देख लीजिए किस तरीके से जो है आज आप अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं। अग्निवीर का कोई मतलब नहीं है ना। आप किस तरीके से जो है देश की सुरक्षा जो है आप 10 साल के किसी के उसमें सौंपने जा रहे हैं। पर मूल मुद्दों पे हम बात करते हैं ना कि वही मैं अखिलेश यादव के बयान को मैं वहीं से कनेक्ट कर रहा था। भैया रजत भाई, अरे आप ही की बात करने जा रहा था मैं। अरविंद सिंह से सवाल इसी पे पूछने जा रहा था। आज मैं अखिलेश यादव को जब मैंने सुना, आज कई दिन बाद मैं उनकी कोई सभा सुन रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में सब उल्टा पुल्टा होता है। यही कह रहे हैं कि मूल मुद्दे गायब और सिर्फ भड़काने वाली राजनीति शुरू। तो उन्होंने अपने लोगों के लिए भी ये बात कही, वो सिर्फ एक नहीं था। कलयुग में तो सब है और सभी राजनीतिक पार्टियां आ गई ना, सब पे उन्होंने कहा। बिल्कुल है। तो एक आके अखिलेश यादव ने कहा, माना ना कि इस तरीके की राजनीति हो रही है, मूल मुद्दे गायब हो रहे हैं। और मूल मुद्दे जिस दिन देश से गायब होने लगेंगे, ऐसे में मुझे लगता है 60 करोड़ छात्र आ जाएंगे और आप संभाल नहीं सकते उन्हें। अभी तो वो कई ऐसे मसले हैं जो हम लोग को पता ही नहीं चलते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर बैक पेपर के नाम पर उगाही हो रही है। कई प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जहां पर आपका एडमिट कार्ड जब दिया जाता है जब आप फीस देंगे, उसका पैसा अलग से लगता है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर एग्जामिनेशन फीस मांगी जाती है, मतलब भारी भरकम फीस के साथ साथ आपके ऊपर फीस का बोझ लाद दिया जाएगा। जिस शिक्षा को बहुत ईजी होना चाहिए था, और हमारे देश में क्या है कि अगर पहली का एडमिशन चाहिए तो कम से कम 20 सोर्स चाहिए हमें। ऐसे कई स्कूल, रजत आप भी जानते होंगे और डॉक्टर अरविंद सिंह भी जानते होंगे, सुनील जी भी जानते होंगे। हमारे पास फोन आते हैं कि भाई फला स्कूल में आपका कोई जुगाड़ है क्या, फला कॉलेज में आपका जुगाड़ है क्या। आदमी इस तरफ भागने लगा है। अगर जुगाड़ से जाएंगे और जब हम नहीं मिल पाते ना, हर किसी को सरकारी कॉलेज भी तो नहीं नसीब है, मोटे मोटे डोनेशन से इस कॉलेज चल रहे हैं, तो शिक्षा के स्तर को गिराने में तो हमारा ही आपका हाथ है, किसी बाहरी का नहीं है। विशाल जी, जितनी सरकारी स्कूल और संस्थाएं हैं वो धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। आप देखिए, पॉलिटेक्निक एक संस्था थी जिसमें जो है बहुत कम फीस में जूनियर इंजीनियर जो है निकाले जाते थे। आज पॉलिटेक्निक की हालत क्या है, प्राइमरी स्कूल की हालत क्या है, सरकारी स्कूलों की हालत क्या है।
तो ये एक ढांचा जो है पिछली सरकार ने बनाया था। हम कांग्रेस को आज ये आप कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक बहुत ही सिस्टमैटिक ढांचा कांग्रेस सरकार ने खड़ा किया था आजादी के बाद। प्राइमरी स्कूल से लेकर के और आईआईटी तक का एक सिस्टम था जिसमें हर वर्ग का लड़का जो है शिक्षा प्राप्त कर सकता था। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज प्राइवेट संस्थाओं के आगे जो है सरकारी संस्थाएं नतमस्तक होती जा रही है। आप प्राइमरी स्कूल बंद करते जा रहे हैं, आप सरकारी स्कूल खर्चाला करते जा रहे हैं। रोकूंगा आपको, जो मैं डॉक्टर अरविंद सिंह के पास चलूंगा। अरविंद सिंह जी, इतने छात्र हैं, अब तो सरकार को थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। देखिए, ये एक ब्यूरोक्रेसी का मामला है, संवैधानिक पद है, वो सरकार का पूरा इंटरफेयर तो नहीं होता ना, लेकिन जो बोर्ड है उसको कहीं ना कहीं सवाल जवाब तो तय हो सकते हैं। भाई, ये नीति बनाए हो, इतने बच्चे यहाँ पर आए गए हैं, अब इनका होना क्या है? आप इनको नीति समझाइए, इसके प्रचार प्रसार करिए। कल ब्रिजेश प्रताप सिंह यहाँ पर जोड़े तो ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई सरकारी पैसे से विज्ञापन छपवा देते कि ऐसे ऐसे करेंगे, ये फायदा होगा, लेकिन नहीं, किसी चीज का प्रचार होता ही नहीं है। प्रचार होगा नहीं, बच्चे समझेंगे नहीं, और अगर उनके हित में भी है तो उनको आके समझाया जाए। उनके ऊपर आरएफ लाठी चला रही है। अब बताइए, कोई पीसीएस प्री का पेपर देने जा रहा है, अभी पेपर होगा, जब भी जाएगा तो है ही, जब भी होगा वो उस पर डिपेंड करता है किस पाली में हो, और वो लाठी खा के जा रहा है। बताएगा वहाँ पेपर कम लिखेगा, सोचेगा यार एक लाठी खा गए, इसमें तो प्रदर्शन कर रहे थे। अरविंद सिंह जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। अरविंद सिंह जी की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। अरविंद जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, अब आपकी आवाज़ आ रही है, अपनी बात को रखें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ विशाल जी, ये मुद्दा जो है, भाजपा सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ में छात्रों के साथ खड़ी है। जहां जहां कोई विसंगतियां आती हैं कि ये एग्जाम में कुछ न कुछ जरूर खामियां कहीं दिख गई हैं, तो उसको जरूर फिर से जो है उसको कैंसिल करके री एग्जामिनेशंस के लिए बात आई है। पिछले कुछ समय में हुआ भी ऐसा है। अभी जो इलाहाबाद की घटना है उस पे सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। जिन अधिकारियों के द्वारा कुछ त्रुटि हुई है उनको फिर से दिशा निर्देश किया ही जा रहा है सरकार के द्वारा कि जा करके पुनः सभी छात्रों से, जो उग्र छात्र हैं, उनकी बातों को पूरा ध्यान करके सुनिए और सुन के उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करिए। सरकार पूरी तरह से अपने ऊपर प्रतिबद्ध है कि छात्र हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे, और उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनकी जो भी आगे बढ़ने में जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को योग्य सरकार के द्वारा जो उचित जो योग्यता के आधार पे ही उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। अनुचित तरीके से जो भी छात्र अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिनके पास योग्यता में कुछ कमी हो, फिर भी उन पद को हथियाने में सबसे आगे हो जाते हैं। ये जो कैंसिलेशन वाली जो बात हो रही परीक्षा रद्द की, वो वहीं पे इसीलिए हो रहा कि योग्य व्यक्ति जो उस पद का असली अधिकारी है, उस पद व्यक्ति को वो पद प्राप्त हो। इसीलिए कभी कभी सरकार के द्वारा जो आपने देखा है कि कुछ समय में अभी परीक्षाएं जो हैं हुई हैं, दोबारा हुई हैं, उसका मेन कारण ये है। और रही बात शिक्षा के, कह रहे हैं कि हमारे भाई कि कोई बढ़ोतरी ही नहीं, शिक्षा में कोई सुधार ही नहीं हुआ। आप खुद ही देख लीजिए कि प्राइमरी का पहले क्या था, और जब से विजय किरण आनंद जी आए तब से क्या कोई परिवर्तन दिखा कि नहीं दिखा। अरविंद सिंह जी, मेरी बात आप, या तो आप ये कहना चाह रहे हैं, जो मुझे आपकी बातों से लगा, सुनील जी और रजत और प्रिंस भी हमारे साथ हैं, जो मैं समझ पाया हूँ, अगर मैं कहीं गलत, तो आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ऐसा करिए तो जिससे फिल्टर होके बच्चे निकलेंगे। उनमें कितना बेहतर दिख रहा है वो दिखता है। केवल बोलने से हम लोग 4 लोग बैठ गए ऐसे ऐसे क्रिटिसाइज करना किसी सरकार को, ये नहीं। जो पहले का था अन्य सरकारों में, आज की सरकारों में ये परिवर्तन दिख रहा है। तो ये कहना कि सरकार कुछ कर ही नहीं है, कोई अपडेशन नहीं हो रहा है, अरे हर तरफ अपडेशन हो रहा है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे हमारा चिकित्सा हो, चाहे परिवहन हो, चाहे एविएशन हो, चाहे रेल हो। ये परिवर्तन ना होता तो आज ये क्यों टहल रहे होते सब लोग।
वंदे भारत में परिवर्तन ना होता तो अगर बढ़ोतरी ना होती तो हमारी इतनी एविएशन में इतना हर जगह हवाई अड्डे बन गए, क्यों बन गए? अगर परिवर्तन ना होता, जो स्मूथली सड़क पे जो चले जाते हैं बिना हिचको दिखाए, क्यों होता? तो ये क्रिटिसाइज करना कि नहीं सरकार कर नहीं रही है, ये कौन सी बात भाई? आप भी वहीं रह रहे हो, हम भी रह रहे हैं, हमारे अन्य वक्ता भी उसी सड़क से गुजरते रहे होंगे। विशाल जी, जवाब देना चाहूंगा। जी जी विशाल जी, मैं आऊंगा विशाल जी, रजत आऊंगा आपके पास। प्रिंस कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, अपग्रेडेशन हो रहा है ना, हम लोग की फीस वृद्धि हो जा रही है, महंगाई हर जगह बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो स्कूलों की फीस हो, चाहे कॉलेजों की फीस हो, यूनिवर्सिटी की फीस हो। आज आप देख लीजिए लखनऊ में ये शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी है, उसकी फीस दोगुनी कर दी सरकार ने। ये आखिर कौन कर रहा है? इन्हीं की सरकार तो कर रही है। पहले की सरकार स्कॉलरशिप यही लखनऊ विश्वविद्यालय में कितने हजार छात्र स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि बेटा फंड नहीं है। आपके जेब में अकाउंट में पहले कितने पैसे आते थे? घर वाले मतलब ना आपके अभी आप अगर सरकारी नौकरी नहीं पाए हैं तो पहले कितना आता था? आज ये 5 पहले तो कुछ आ भी जाते तब तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। पॉकेट मनी आपका सारा फंड आपके प्रचार में खर्चा हो रहा है। एक एक करके दोनों लोग अपनी बात को रखें भाई। हम लोगों के ऊपर तो सरकार पैसा ही नहीं करना चाहती है। आप एनईपी देखिए, एनईपी इन्होंने लागू किया है, सारे कोर्सेज सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज को बोल दिया गया कि आप अपना खर्चा खुद निकालिए। यूनिवर्सिटी सारा खर्चा हम छात्रों पे लाद रहा है। कैसे यहाँ पढ़ना मुश्किल हो गया है। पहले तो गांव दराज गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा आके लखनऊ जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में पढ़ने का सपना देख लेता था। अब तो सपना भी दुश्वार है। अब वो अपने गांव में पढ़ ले, बड़ी बात है। जितनी फीस बढ़ रही है इनकी। इस लखनऊ विश्वविद्यालय में आप नए कैंपस जान रहे होंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय का नया कैंपस बना हुआ है। उस नए कैंपस में सारे कोर्सेज सेल्फ फाइनेंसेस हैं। 50-50 हजार रुपए एलएलबी की फीस है, 1-1 लाख रुपए एमबीए की फीस है, 6-6 महीने की। सोचिए बच्चा कैसे दे रहा है। गरीब लोगों ने तो पढ़ने का सपना देखना छोड़ दिया है। स्कॉलरशिप दे नहीं रहे हैं। आखिर छात्र कहां से पढ़ेगा, कहां से आगे बढ़ेगा? ये इनकी सरकार ने अपग्रेड किया है जरूर। ये सारी चीजें मैंने बता दी। चलिए रजत कुछ कहना चाहते हैं। रजत विशाल जी, मैं देखिए, मैं सिर्फ जैसा कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया है, बहुत सी सुविधाएं दे दी है स्कूलों को। सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि इनका बच्चा क्या किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है? अगर बहुत अच्छी सुविधाएं कर दी है तो आपका अरविंद जी क्या कोई बच्चा बच्ची होगी किस विद्यालय में पढ़ने जाता है? भाई साहब, मैं खुद पढ़ा हुआ प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ। आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है? मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ। आज वो तो कांग्रेस की व्यवस्था थी ना। आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, मुझे ये बताइए। ये बताइए कि अपग्रेडेशन पहले आप शर्ट कौन सी पहनते रहे होंगे? अरविंद जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। बात नहीं कर रहा हूँ। खत्म हो गई विशाल जी। शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है। हर जो भी मैं हर माँ बाप की आपका बच्चा, मैं आप कपड़े की बात करता हूँ, आप साइकिल से चले होंगे। अरे साइकिल से तो वो अभी भी चल रहे हैं। अरे अरविंद सिंह जी, साइकिल से तो अभी भी चल रहे हैं। कहाँ उतर रहे हैं साइकिल से? वो तो कह रहे हैं आओ साइकिल पे। बात मेरी यहाँ पर ये नहीं है। अब उनका जवाब है कि भाई आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अच्छी बात, अच्छा होता तो पढ़ रहा होता। सुनील जी का मुझे लगता है कोई रिश्तेदार पढ़ रहा होगा। हमारा तो कोई नहीं, हम तो बड़ी मोटी फीस दे रहे हैं। बहुत हालत खराब है। मैं पिताजी जी खुद पढ़ा हूँ प्राइमरी का। मैंने एमकॉम किया है, एलएलबी किया है। पिछली सरकारों की व्यवस्था थी, सरकारी स्कूल बहुत अच्छे चल रहे थे। व्यवस्था किसकी थी? हमें मौका मिलेगा तो बताऊंगा आपको। अभी सारी समय देंगे जी, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। अरे क्यों नहीं समय देंगे, हम आपको पूरा समय देंगे। बोल गया नहीं सर, मैं अपना समय सुनील जी को देता हूँ। ठीक, लेकिन आप हमको मत दीजिए। हमारा जो समय वही आप अगर सुन लेते, हो सकता मैं कुछ ठीक ही कहूँ आपके लिए। विशाल जी, केंद्र प्रणाली कौन लेके आया था? उससे किन बच्चों को भविष्य धर में हुआ? मेरा एक सवाल है रजत जी से। आपकी सरकार आई थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने स्वकेंद्र प्रणाली लागू कर दिया। उसके बाद राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री हुए। परीक्षा में जो नकल करेगा वो जेल जाएगा। तो एक तरफ बच्चे पाए 90% और एक तरफ मेहनत से पाए 30%। और कंपटीशन अगर हुआ भविष्य में तो एक साथ हुआ। क्या भविष्य में खिलवाड़ बच्चों के साथ नहीं था? मेरा एक सवाल। दूसरा सवाल, रजत जी हमारे मित्र हैं, कई बार हमारे साथ बैठते भी हैं। मैं इनसे निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि अगर प्राइमरी विद्यालयों की आप चिंता इतनी रखते हैं, वहां पढ़ने वाले बच्चों की आप इतनी
इतना ध्यान रखते हैं तो मेरा एक करबद्ध प्रार्थना है कि आप आज चैनल पर कहिए कि मेरी सरकार आएगी, मैं समान शिक्षा लागू करूंगा इस देश में। चाहे वो ब्यूरोक्रेट बच्चा हो वही शिक्षा लेगा, चाहे हमारा किसान गरीब शोषित बच्चा हो एक शिक्षा लेगा। अगर आप में हिम्मत है तो आप कहिए। कल प्राइमरी स्कूलों की स्थिति और अच्छी हो जाएगी। समान शिक्षा की मांग विशाखी में 25 साल से कर रहा हूं। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने विधानसभा में मेरी खबरों पे एक बयान दिया था, शायद कहीं कोटेड होगा अभी भी, कि हमने कहा था कृष्ण सुदामा कब पढ़ेंगे इस देश में। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा 1 से 5 तक समान शिक्षा लागू होगी। मैं नेताजी को धन्यवाद देता हूं, यहां बैठा, स्वर्ग में भगवान उन्हें अच्छी जगह दे। उसके बाद इस देश के ब्यूरोक्रेट्स ने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को भी झुठला दिया और समान शिक्षा पर कोई चर्चा करता हो बता दीजिए, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें दलित प्यारे, शोषित प्यारे, वंचित प्यारे, गरीब प्यारे हैं, तो हमारा बच्चा पढ़ेगा जाकर अमेरिका में, आपके बच्चे पढ़ेंगे प्राइमरी में और कंपटीशन कराएंगे आप एक साथ। ये तो हमारे बच्चों छात्रों के साथ दुर्भाग्य है और खिलवाड़ है। और एक वही परीक्षा बच्चे होनी जो चाहिए, अमेरिका एक से शिक्षा पढ़ होनी के चाहिए। आएंगे, सुनील जी, वही बच्चे जो अमेरिका और लंदन से पढ़ के आएंगे और जो प्राइमरी का बच्चा वो उनके नारे लगाएगा, फिर वो सदन में जाएंगे और फिर आप कहोगे कि हम गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा चाह रहे हैं। और जो महंगी शिक्षा की बात कर रहे हैं हमारे छोटे भाई, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि शिक्षा का स्तर बड़ा महंगा हो गया है। हम अपने बच्चों की फीस कैसे निकालते हैं मेरी अंतरात्मा जानती विशाल जी। लेकिन मैं पिता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसी कितनी मेहनत करूं। अरे मेरे दफ्तर में कई लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं। अगर एक दिन मान लीजिए किसी को याद नहीं रहा, फीस नहीं जमा हुई, तो 500-500 रुपए के फाइन जमा होते हैं भाई। शिक्षा 500 रुपया फाइन, बच्चों को बेइज्जत किया जाता है, खड़े हुए फीस जमा नहीं जमा है, कल मत आइएगा। तो इस तरीके की जो चीजें सपने हो रही दिखाए हैं, जाते हैं, शिक्षा का बोर्ड स्तर देखिए, किस तरफ जा रहा है ये देखना होगा ना। प्रिंस राज जैसे अब ये छात्र नेता भी हैं, ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, इनको तो इनके ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी है कि इनके पास लोग आते हैं, इन्हीं के साथ ही छात्र आते हैं कि साहब प्रिंस मेरी मदद करो, इसमें मैं स्कॉलरशिप नहीं आई है, चलिए बात करिए। कई प्राइवेट, मैं तो इनको कहीं किसी माध्यम से जानता हूं, तो मुझे लगता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो हाल हैं वो तो और ही खराब हैं। फॉरवर्ड ही नहीं हुए। अरे फॉर्म भरने नहीं दे रहे। निवेदन है अपने छोटे भाइयों से। अभी एक भाई कह रहे थे हमारे ऊपर दबाव बहुत है, तो मैं निवेदन करके पूछना चाह रहा हूं कि किस चीज का दबाव है? बेरोजगारी का दबाव है या कोई राजनीतिक दबाव है? ये भी आप स्पष्ट कर दिए कि किस बात का दबाव आपके ऊपर है। चलिए जल्दी से, मेरे पास समय कम है, बिल्कुल जल्दी से अपनी बात को डॉक्टर अरविंद सिंह खत्म करें जल्दी से। जी विशाल जी अभी सरकार अपने काम पे, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जो कहती है वो करती है, और सरकार हमेशा छात्रों और छात्र छात्राओं की हित की बात करती है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए जो भी उचित कदम होगा सरकार उसको उठाने में कभी भी पीछे ना रही है और ना रहेगी। जो वहां की घटना है उस पर जरूर तत्परता से सरकार पूरा ध्यान नहीं करते, अन्य अधिकारियों के माध्यम से उस पर काम हो रहा है। और अगर वहां तो प्रदेश स्तर से भी लोग जाके उसको जहाँ पे है उस समस्याओं को छात्रों के हिसाब से बैठ के छात्रों की बात कर करके उनके लीडर्स है उनकी सारी समस्याओं चलिए ये अच्छा लगा, ये आपने बोला ना कि उनकी समस्याओं को सुनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए। हम लोग तो आज हम बात कर रहे हैं छात्रों का गुस्सा, सरकार का कड़ा इम्तिहान। अब देखना होगा, तीसरे दिन ये प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। लोग शांतिपूर्ण तरीके से, प्रत्याशी इतने हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा 1 एग्ज़ाम 1 डे, ये उनकी मांग है। नॉर्मलाइजेशन को हटाने की बात की। अब देखना होगा कि यूपीपीएससी के बोर्ड का क्या निर्णय होता है, वो सरकार का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।